बीएससी थर्ड ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन सूत्र। रदरफोर्ड ने जब अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया तो उनके द्वारा प्राप्त प्रेक्षण कुछ इस प्रकार से थे। लगभग 10,000 अल्फा कणों में से एक या दो अल्फा कण ही ऐसे थे जो सोने की पन्नी से स्वर्ण पर्णिका से टकराकर वापस लौटते हैं। अधिकांश अल्फा कण पार निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर और कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। तो प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या का निर्धारण रदरफोर्ड ने किस प्रकार से किया होगा, वही मैथमेटिक्स है प्रकीर्णन सूत्र। और आज हम प्रकीर्णन सूत्र का डेरिवेशन करेंगे क्योंकि प्रकीर्णन सूत्र आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें इसको ध्यानपूर्वक देखना होगा। इसका डेरिवेशन छोटा सा है, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन डेरिवेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका फाइनल रिजल्ट, तो उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रकीर्णन सूत्र और स्टार्ट करेंगे संगत प्राचल से। संगत प्राचल क्या होता है? टारगेट परमाणु या टारगेट नाभिक के केंद्र से किसी अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दूरी, लंबवत दूरी ही क्या कहलाती है? संगत प्राचल। इसे b से दर्शाया जाता है। b यदि 0 है तो अल्फा कण, प्रकीर्णित अल्फा कण 180 डिग्री पर वापस लौट जाएगा, और यदि b का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो अल्फा कण बिना विचलित हुए निकल जाएगा। और अधिक कोण और न्यून कोण पर प्रकीर्णित होने की भी शर्त b से निर्धारित होती है। आई होप आप लोगों ने ये समझा होगा। संगत प्राचल का डेरिवेशन हमने प्रीवियस क्लास में किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। संगत प्राचल का फॉर्मूला होता है ZE²/4πε0 E × cot θ/2। देखो, किसी भी फॉर्मूले के वेरिएबल हमें पता होने चाहिए, वेरिएबल्स के नाम हमें पता होना चाहिए। Z जैसे यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, E मूल आवेश है, 1/4πε0 विद्युतीय नियतांक है जिसका मान हवा या निर्वात के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ओके, और E क्या है? ये जो अल्फा कण इधर जा रहे हैं इनकी ऊर्जा है। ओके, थीटा क्या है? प्रकीर्णन कोण है। थीटा प्रकीर्णन कोण है, प्रकीर्णन कोण। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रति परमाणु प्रकीर्णन परिक्षेत्र कितना होगा। तो देखो, यदि हम लोग b को त्रिज्या मान ले और एक वृत्त की कल्पना करें, b को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की कल्पना करें, तो किसी एक परमाणु के लिए प्रकीर्णन परिक्षेत्र यही वृत्त कहलाएगा। πb² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। आई होप समझे होंगे आप लोग। b को त्रिज्या मानकर यदि हम एक वृत्त की कल्पना करें जहां नाभिक केंद्र में है, टारगेट नाभिक केंद्र में है, तो ये जो क्षेत्र बनेगा इसी को ही प्रकीर्णन परिक्षेत्र कहेंगे, और इसी के क्षेत्रफल को प्रकीर्णन क्षेत्रफल कहेंगे। सिग्मा = πb²। ये क्षेत्रफल किसका है? स्वर्ण पर्णिका है, पर्णिका का है, याद रखना, सोने की पर्णिका। ओके, अब ये लिखने के बाद हम देखेंगे यदि स्वर्ण पर्णिका में परमाणुओं का संख्या घनत्व स्मॉल n है, क्योंकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन परमाणुओं से या उनके अंदर जो नाभिक है उन्हीं से हो रहा होगा। ओके, तो पहले हमें परमाणुओं की संख्या देखनी होगी, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा? संख्या घनत्व। किसका? स्वर्ण पर्णिका में परमाणुओं का संख्या घनत्व। तो घनत्व किस तरह से लिखा जाता है? संख्या बटा आयतन। संख्या बटा आयतन। यहाँ पर n तो परमाणुओं की संख्या है और a क्या है? कुल आपतन क्षेत्रफल। भाई अल्फा कण मान लो सोने की पन्नी पर टकरा रहे हैं, सोने की पन्नी पर टकरा रहे हैं, तो जितने क्षेत्रफल में टकरा रहे हैं अल्फा कण, उस क्षेत्रफल को आपतन क्षेत्रफल में नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और t क्या है? t स्वर्ण पर्णिका की ये जो मोटाई है, यहाँ से ये बहुत पतली होती है वैसे तो, लेकिन हमें इस मोटाई को भी कंसीडर करना होगा। तो ये सोने की पन्नी है, उसकी मोटाई है। तो यदि a और t को गुणा करें तो आयतन मिलता है। ओके, तो संख्या बटा आयतन, ये क्या होगा? संख्या घनत्व हो जाएगा परमाणुओं का। तो यहाँ से परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे, NaT। ओके, और कुल परमाणुओं की संख्या क्या है? n, और एक परमाणु का प्रकीर्णन परिक्षेत्र क्या है? सिग्मा। तो कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र कितना हो जाएगा? n और सिग्मा को गुणा कर देंगे, तो NaT सिग्मा ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे f क्या होता है कि कुल अल्फा कणों के आपतन क्षेत्रफल में से प्रकीर्णित क्षेत्रफल कितना है, ये प्रायिकता ही f होता है। f को किस तरह से लिखा जाएगा? कुल प्रकीर्णन, तो f आ जाएगा NaT सिग्मा अपॉन a। a से a कट जाएगा तो f आ जाएगा NT सिग्मा। अभी मैंने सिग्मा की जगह a लिख दिया था, वो करेक्ट किया मैंने। ओके, अब f बराबर आ जाएगा NT, सिग्मा का मान πb² और b का वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दिया। ओके, अब इसके बाद f आ जाएगा NT पाई ZE²/4πε0 E होल स्क्वायर cot स्क्वायर θ/2। समीकरण नंबर 5। संसूचक एक छोटी सी परास में ही प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या माप सकता है, इसलिए हम यहाँ पर अवकलन करेंगे समीकरण 5 का। अवकलन करने पर किसका? समीकरण 5 का अवकलन करने पर
तो यदि समीकरण 5 का अवकलन करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा वो हमें देखना है। तो देखिएगा यहाँ आ जाएगा df बराबर एन टी पाई, ये एज इट इज, और जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई होल स्क्वायर, ये भी यूं क्यों, और कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 का अवकलन करेंगे। कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 का अवकलन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 का अवकलन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, अब पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोट थीटा बाई 2, ठीक है। और फिर हम थीटा बाई 2 का करेंगे तो आ जाएगा 1/2, ओके, और इंटू डी थीटा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, डी एफ बराबर क्या आ जाएगा माइनस एन टी पाई और जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई, ओके, और होल स्क्वायर, और इधर में आ जाएगा ये माइनस जो है इसको मैंने आगे ले लिया है, ये आ जाएगा कोट थीटा बाई 2 और कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। अब यहाँ जो माइनस साइन है ये क्या बताता है, इसको मैं समीकरण नंबर 6 लिख लेता हूँ। माइनस साइन ये बताता है, नेगेटिव चिन्ह ये बताता है हमें, चिन्ह दर्शाता है कि थीटा बढ़ने पर एफ घटता है, ठीक है ना। प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। सूत्र में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि स्वर्णपर्णिका से जब अल्फा कण टकराकर प्रकीर्णित होंगे और वो संसूचक पर्दे पर पहुंचेंगे, मान लो यहाँ पर पर्दा है, पर्दे पर पहुंचेंगे तो थीटा व थीटा प्लस डी थीटा परास में अल्फा कण जो है एक वलयाकार कटिबंधों के वलय, ओके। तो प्रकीर्णन सूत्र में आगे बढ़ते हैं। अल्फा कण जब स्वर्णपर्णिका पर टकराएंगे और टकराकर जब पर्दे पर पहुंचेंगे, मान लो पर्दा यहाँ पर है, स्वर्णपर्णिका से कितना दूरी पर है, r दूरी पर है, तो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा परास में जो अल्फा कण पर्दे पर पहुंचेंगे तो वलयाकार कटिबंध बनाएंगे, है ना, एक रिंग के रूप में पहुंचेंगे, ठीक है, घेरों के रूप में पहुंचेंगे, ठीक है। ऐसे घेरों के रूप में पहुंचेंगे, यदि ये दूरी r है और ये कोण थीटा है तो उसकी त्रिज्या तो ऐसी रहेगी, इस कटिबंध की त्रिज्या तो क्या रहेगी, लंब बटा कर्ण से निकाल सकते हैं, ये देखो इस तरह से। तो ये कोण थीटा है, ये r, और तो ये लंब हो जाएगा, ये त्रिज्या है इसका लंब, तो इसे क्या लिख देंगे r sin थीटा, क्योंकि लंब बटा कर्ण यानी दिस अपॉन r, ओके। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा ये वाली दूरी, ये दूरी बटा r, तो ये दूरी क्या हो जाएगी r sin थीटा हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो मोटाई है इसकी चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, यदि हम लोग इसको अलग निकालें यहाँ पर, तो ये देखिए ये तो त्रिज्या हो गई और ये कोण हो गया डी थीटा, तो ये हो जाएगी चाप, और चाप क्या होती है, कोण इंटू त्रिज्या, r इंटू डी थीटा। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो यदि संसूचक पर्णिका से r दूरी पर हो तो थीटा व थीटा प्लस डी थीटा परास में अल्फा कण पर्दे पर वलयाकार कटिबंधों के रूप में जाएंगे, जिसकी त्रिज्या क्या है r sin थीटा और चौड़ाई क्या है r d थीटा। जिस क्षेत्र में अल्फा कण टकराएंगे वो क्षेत्रफल कौन सा होगा, यदि इस वलयाकार कटिबंध का क्षेत्रफल हम निकालें तो ds से लिख रहा हूँ, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, वैसे पाई r स्क्वायर लिखते हैं लेकिन वलयाकार कटिबंध जिसकी चौड़ाई भी है तो उसका क्षेत्रफल आएगा परिधि गुणा चौड़ाई, परिधि गुणा चौड़ाई। तो परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई और त्रिज्या के रूप में r sin थीटा है और चौड़ाई क्या है r d थीटा, तो ये आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा। इक्वेशन नंबर मैं 6 मार्क कर रहा हूँ। समीकरण नंबर 5 हमने वहां पर निकाला था जो df निकाला था वो, ठीक है। इसके बाद यदि संपूर्ण अवधि में कितने अल्फा कण टकरा रहे हैं, मान लो n अल्फा कण टकराते हैं, तो थीटा व थीटा प्लस डी थीटा परास में कणों की संख्या निकालने के लिए n को जो प्रायिकता है उससे गुणा कर देंगे, तो n इंटू डी एफ सॉरी। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो प्रायिकता है उसे आप नेगेटिव साइन के साथ नहीं लेंगे। वो नेगेटिव साइन बस केवल इतना बताता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कणों की संख्या भी कम होती जाएगी, बस केवल इतना बताता है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर मोड़ ही लेना है, यानी केवल धनात्मक संख्या लेनी है प्रायिकता की। समसूचक के प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रकीर्णित अल्फा कोणों की संख्या आप निकालेंगे और वो हो जाए, उसे हम लिख लेंगे, उसे लिखेंगे n थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, सही है, n थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो हो जाएगा n d5 अपॉन ds, ठीक है। इस थीटा और डी थीटा परास में, थीटा और थीटा प्लस डी थीटा परास में
जो प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या उसे n थीटा बराबर इस प्रकार से लिखेंगे। अब n d फाई का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और ds का वैल्यू रखेंगे तो अपने को फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, यदि हम यहाँ वैल्यू रखते हैं देखिएगा तो यहाँ आ जाएगा n थीटा बराबर d फाई, n तो ये है ही, और d फाई का वैल्यू कितना था हमने अभी भी निकाला था, d फाई का वैल्यू था पाई n t, ओके, और z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट e होल स्क्वायर। मैं ये सॉल्व करा चुका हूँ, बस मैंने अभी लिखा था उसी को दोबारा से लिख रहा हूँ, ओके। तो कॉट थीटा बाई 2 और कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, और डिवाइड डी थीटा ऑल्सो, डी थीटा, और डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से n थीटा का अल्टीमेट वैल्यू आपके पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भी, तो ये आ जाएगा n पाई t और z स्क्वायर e रेज़ टू पावर 4, और ये आ जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा r स्क्वायर e स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके। तो ये आपका कोसेक स्क्वायर नहीं, कोसेक रेज़ टू पावर 4, सॉरी, यहाँ पर भी कोसेक रेज़ टू पावर 4 आएगा, और हाँ, तो अल्टीमेटली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8। आई होप आपने समझा होगा। इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन सूत्र।